और December 8th, current affairs 2023 Friday. चलो let's start this session with question number 1. So question number 1 on your screens now. ऑलराइट सो बहुत बड़ी खबर है एआई की दुनिया से। एआई जेमिनी इज लॉन्च्ड बाय। तो एक एआई लॉन्च हुआ है एंड उसका नाम है जेमिनी। आपसे पूछ रहे हैं कि एआई जेमिनी किसने लॉन्च किया है। सबने सुना है ओपन एआई के बारे में, सबने सुना है चैट जीपीटी के बारे में, गूगल बार्ड के बारे में सुना हुआ है। तो अभी एक नया बिल्कुल मार्केट में नया आया है और ये बहुत ही एडवांस माना जा रहा है, बहुत एडवांस कह रहे हैं इसको। ठीक है, ओके सो अंजलि ने स्टार्ट किया है। ओके, अगर आपने आज के करंट अफेयर्स पढ़े हैं तो उसमें आंसर क्लियर कट दिया हुआ था। आज के करंट अफेयर्स के अंदर आंसर क्लियर कट दिया हुआ था। बहुत बढ़िया, मेजर सबका सही है, मेजर सबका सही है। एक दो यहाँ वहाँ होंगे पर मेजरली सबका आंसर सही है। सो एआई जेमिनी की हम बात कर रहे हैं गाइस, और वो बहुत लेटेस्ट है और बहुत ही, और ये ऐसा है जैसे हम चैट जीपीटी की बात करते हैं। चैट जीपीटी में जो आपका सिर्फ और सिर्फ वो करता है, टेक्स्ट की बात करता है, लेकिन जो एआई जेमिनी है ये कहीं नॉचेस ऊपर है। मतलब इसमें आप दो फोटोज दिखाओगे, आप रिडल दिखाओगे, कोई पहेली पहेली सॉल्व कर देगा, कोडिंग कर देगा। आप फोटो दिखाओ, आप वीडियो दिखाओ, आप इससे कुछ पूछो, ये बहुत ही एडवांस्ड है। ऐसा लगता है कि आपके साथ एक बहुत ही समझदार व्यक्ति बैठा हुआ है और वो आपको बता रहा है। तो उस लेवल पे एआई जा चुका है और ये है गूगल की तरफ से। द करेक्ट आंसर इज गूगल। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बिकॉज एआई की दुनिया में बहुत अच्छा लीप्स एंड बाउंड से हम लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो काइंडली मेक नोट ऑफ इट। ठीक है, तो ऐसे याद रखना, जी से जी, जेमिनी का जी है, गूगल का जी है, तो जी से जी याद कर लेना। ठीक है, राघव हैज रेज्ड हिज हैंड। राघव कोई बात हो तो चैट में डाल दो। अगर कुछ बताना चाहते हो, पूछना चाहते हो तो चैट में डाल दो। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है इसका गूगल का जेमिनी है। सो जेमिनी इज द करेक्ट आंसर फॉर गूगल। सो गूगल ए पार्ट इज करेक्ट। ओके, सो ए गूगल याद रखना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डेफिनेटली आपके किसी ना किसी सेट में कभी ना कभी ये पहुंच जाएगा। ऑलराइट, ओके। वैसे गूगल का बार्ड भी था, आपको पता होगा बार्ड। ठीक है, लेकिन वो चैट जीपीटी से पिछड़ गया था। बार्ड उतना अच्छा इंपैक्ट नहीं है, तो गूगल ने नया निकाला है जी। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने, इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे। ठीक है, दो तरह की एविएशन होती है। एक होती है मिलिट्री एविएशन, मतलब आर्मी की, एयरफोर्स की जो एविएशन होती है वो मिलिट्री वाली होती है। और एक होती है सिविल। सिविल सबको पता है, चाहिए कमर्शियल एयरलाइंस वगैरह। तो दो तरह के रनवेज भी हर जगह होते हैं। ठीक है, हर फौज के भी अपने अपने होते हैं जहाँ अपने फाइटर पायलट रखते हैं, और अपने इस सिविल वाले भी होते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछ रहे हैं कि इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे ये कब मनाया जाता है या सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, ओके सो गुद्दा से स्टार्टेड, टू का सी। ओके, हरमिता का भी टू का सी, कुशा का भी टू का सी, सुशांत का डी, अंजलि, प्राज्वल, अक्षिता। ठीक है, सबके आ गए, सबके आ गए, तनिष। ठीक है, रुचि। ओके, आ गए आंसर, बढ़िया। पर अभी भी बच्चे ज्यादा हैं, आंसर कम आ रहे हैं। नॉट एवरी वन पार्टिसिपेट्स, दैट इज वन प्रॉब्लम एरिया विच आई ऑलवेज सी। नॉट एवरी वन पार्टिसिपेट्स, वाई आई डोंट नो द रीजन। एवरी वन शुड पार्टिसिपेट। देखो कुछ इसमें वो नहीं है, मतलब आपका कुछ लॉस नहीं है, बस टाइप ही करना है ABCD, चार में से एक तो सही होता ही होता है। ठीक है, सो काइंडली फुल फ्लेज खेलो, जितना इन्वॉल्व करोगे उतना आपको अच्छा लगेगा और उतना चीजें पकड़ में आएंगी। ठीक है, सो इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे की जो बात कर रहे हैं, द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन सी, 7th of December। 7th of December। ये डेज एंड डेट्स वाले क्वेश्चंस कुछ नहीं होता, बड़े आसान, दिखने में बड़े आसान है। 7 दिसंबर, 6 दिसंबर, 5, मतलब बड़े आसान आसान चीजें, लेकिन एग्जाम में याद नहीं आते क्योंकि ये छोटे छोटे होते हैं, दिमाग में टिक नहीं पाते हैं। ठीक है, तो ट्राई करना कि ये चीजें याद कर लो। आप 5 से 6, 6 8 महीने पहले तक का याद कर लेना आप, कि डेज एंड डेट्स के हिसाब से। ठीक है, तो जनरली वहां से पकड़े जाते हैं, वैसे गारंटी नहीं है पर मोस्टली वहां से आ जाते हैं। ठीक है, तो 7th of December इज फॉर योर सिविल एविएशन डे, इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट पे आते हैं, नंबर नंबर 3 पे आते हैं। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन, आराम से पढ़िए। आपको पूछ रहे हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया आपको, जैसे कि आपको दिया है यहाँ पे IDFC फाउंडेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स। तो तीन का नाम दिया है आपको, बोल रहे हैं कि इन तीनों ने मिलकर ना एक रिपोर्ट निकाली है। उस रिपोर्ट का नाम क्या है? आपको रिपोर्ट का नाम पूछ रहे हैं, लेकिन तीन ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर निकाली है, तो आपसे पूछ रहे हैं कि वो तीनों है कौन सी। तो दिस इज अ क्वेश्चन टू यू। ठीक है, और आप एग्जाम में बिल्कुल ये क्वेश्चंस को एक्सपेक्ट करें। ठीक है, बिल्कुल ऐसे डालेंगे रिपोर्ट के बारे में। ओके, तो तनिष कह रहे हैं, अच्छा तनिष का भी आंसर आ गया, हरमिता का, अच्छा मयंक का। ओके, सबका आ गया। गाइज एक बार ना वो डाल दिया करो, 3.ABCD। ठीक है, तो वो थोड़ा सा याद समझ में आता है, वरना लगता है कि उस पीछे किसी और का चल रहा है।
ठीक है। इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट ऑन अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, इंडिया इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, इंडिया फाउंडेशन रिपोर्ट या इंडिया इंस्टीट्यूट रिपोर्ट। तो किसकी बात कर रहे हैं? अगर आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने ध्यान से पढ़ा तो आप पकड़ लोगे, कोई भी समझदार व्यक्ति पकड़ लेगा। अगर पकड़ना ही है तो एक के साथ आप जा सकते हो। ठीक है। अगर आप ध्यान से ये ऑप्शन पढ़ोगे, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे, तो बोलोगे हाँ मुझे ये लग रहा है, मतलब ये हो सकता है, अगर मुझे जाना ही है किसी के साथ, आई विल गो विद दैट। ठीक है। ठीक है। ओके ओके, लेट्स सी। ओके, चलो आंसर सबके आ गए, बहुत बढ़िया। और जो करेक्ट आंसर है गाइस, इंडिया, देखो इसमें सिर्फ आप देखोगे सब चीज सेम है, सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट, फाउंडेशन, इंस्टीट्यूट, ये चार वर्ड डिफरेंट किए हैं, बाकी सब चीजें सेम रही हैं। तो एग्जाम में जब भी आप सोचोगे ना कि क्या करना है, आप याद रखना कि हमेशा एक एक वर्ड ही चेंज करेंगे, वो लोग पूरी पूरी कहानी जनरली चेंज नहीं करते, एक एक वर्ड चेंज करेंगे। करेक्ट आंसर है इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर। और ऊपर देख लो अर्बन अफेयर्स की बात लिखी है, यहाँ पे भी लिखा अर्बन प्लानिंग। तो ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट जो निकाली है, उस रिपोर्ट में जो हमारा स्ट्रक्चर है अर्बन अफेयर्स का, मतलब जो हमारे शहरों के हालात हैं, हमारे कुछ शहर बहुत अच्छे हैं, जैसे दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर है ना, चेन्नई, कोलकाता, ये इनके इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। छोटे शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर कम है। तो इस रिपोर्ट में क्या है, बेसिकली इस रिपोर्ट में ये है कि जो हमारे अलग अलग शहर है, देखो किसी भी कंट्री की ग्रोथ जो है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कि वहां पे कितने सारे शहर हैं। अगर शहर ज्यादा है तो उसकी ग्रोथ अच्छी होगी, अगर शहर कम है, गांव ज्यादा है, तो गांव को पता ही है आपको कि कितना कंट्रीब्यूट कर लेंगे, तो शहर ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ये कंट्रीब्यूशन जो है अभी जो है वो कुछ 60% के आसपास जो हमारा जीडीपी में है वो शहरों से जाता है, और 2050 तक 80% जो जीडीपी में जाएगा वो शहर कंट्रीब्यूट करेंगे। तो इसके बारे में शहरों का डेटा है। ठीक है, कि शहरों में क्या है, कैसा है, कौन सा शहर कितना डेवलप है, क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो उनके बारे में पूरी की पूरी रिपोर्टिंग है। ठीक है। तो ये चीजें अगर आपने कभी देखनी है, पढ़नी तो बड़ी बात है, पर अगर देखनी है तो ये सिंपल गूगल सर्च में आपको मिल जाएगी ऑनलाइन। आप गूगल पर जाके डालोगे तो रिपोर्ट आ जाएगी। अगर आपको ऐसे ही देखने का मन है कि होता क्या है, पढ़ना नहीं, बस देखना है कि अब क्या होता है रिपोर्टों में, होता क्या है, ऑफिशियल रिपोर्ट है, कैसी होती है ऑफिशियल रिपोर्ट, अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हो, ये क्लियरली अवेलेबल है, गूगल सर्च में मिल जाएगी आपको। ठीक है। चलो चौथे पे आते हैं। हाँ, अब ये पूछ रहे हैं कि वन प्रोविंस वन पॉलिसी करके, ये फाइनेंशियल रिस्क को मिटिगेट करने के लिए। ठीक है। हाँ काव्यानी, इटली एग्जिटेड BRI, यस, चाइना से दूर हो रहा है। और चाइना का इन्फ्लुएंस बहुत खराब है, दुनिया को समझ में आ रहा है। तो जो लोग हट सकते हैं वो हट रहे हैं। ठीक है, जो नहीं हट सकते वो नहीं हट पा रहे। पर बहुत सारी कंट्रीज हट रही हैं। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है चाइना का, जिससे यूरोप के काफी कंट्री पसंद नहीं कर रही हैं। ठीक है। ओके, इसकी बात करते हैं। वन प्रोविंस वन पॉलिसी, ये एक प्लान लेकर आई है फाइनेंशियल रिस्क को छोट कम करने के लिए, हैंडल करने के लिए। एक कंट्री में बहुत तगड़ा फाइनेंशियल रिस्क चल रहा है, आपसे पूछ रहे हैं कि वो कौन सी कंट्री लेकर आई है, दैट इज अ क्वेश्चन। वन प्रोविंस वन पॉलिसी प्लान, ये कौन लेकर आया है? ठीक है। ओके, चलो अच्छे अच्छे आंसर्स आ गए हैं, सबके आंसर्स आ गए, आई थिंक एवरीवन हैज आंसर्ड। कम आए, अभी आ रहे हैं, आ रहे हैं गाइज, और भी आंसर आप डालिए बिल्कुल। मैं नहीं चाहता यार आप लोग ये समय पे आराम से कंबल में बैठ के कॉफी वॉफी पी रहे हो, दैट इज नॉट अलाउड। ठीक है, कॉफी पी रहे हो अच्छी बात है, लेकिन आंसर भी लगाओ यार। ठीक है, जीके क्लास में कोई पेन पेंसिल की तो बात ही नहीं है ना, यू डोंट हैव टू पिक अप योर पेन, सॉल्व क्वेश्चन, उतना दिमाग लगाना नहीं, बस जो पता है लगाना है, जो नहीं पता वो सीखना है। ठीक है, तो बिल्कुल बिल्कुल आगे बढ़ के फ्रंट फुट पे खेलो आप लोग। तो वन प्रोविंस वन पॉलिसी, ये फाइनेंशियल रिस्क को कम करने के लिए ये पॉलिसी लेकर आई है, वो कंट्री लेकर आई है विच इज द सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। कौन सी वाली है? आई थिंक ये सब बता देंगे। नंबर 1 पे यूएस है, नंबर 3 पे जापान है, नंबर 2 पे कौन है? और आई थिंक सभी बता देंगे नंबर 2 पे कौन है। नंबर 2 पे है चाइना, बहुत बढ़िया, चाइना इज द करेक्ट आंसर, वेरी नाइस। तो चाइना इज द करेक्ट आंसर। चाइना वो कंट्री है जो वन प्रोविंस वन पॉलिसी लेकर आई है। अब इसमें सीन क्या है, इसमें ये है कि कोविड आया था, कोविड में पूरी दुनिया में लॉकडाउन वॉकडाउन ये सब चक्कर चले, बहुत कंट्रीज में इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो नहीं पाई है। तो चाइना में बहुत बढ़िया और बहुत ही तगड़े लेवल पे इन लोगों ने वो लॉकडाउन्स लगाए थे, बहुत ही तगड़े लेवल पे लॉकडाउन लगाए थे। तो लॉकडाउन लगने के बाद बहुत जगहों पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई नहीं। तो चाइना में बहुत सारे प्रोविंसेस ऐसे, हमारे यहाँ पे स्टेट बोलते हैं, राज्य बोलते हैं, वहाँ प्रोविंस बोलते हैं। तो वहाँ बहुत सारे प्रोविंस ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा, जहाँ पे लॉस हुआ है, इकोनॉमिक लॉस हुआ है। तो वहाँ की कंट्री ने बोला कि हर स्टेट, हर प्रोविंस अपना लॉस से निकलने के लिए खुद एक प्लान बनाओ।
ठीक है, कंट्री बनाएगी नहीं प्लान, आप लोग खुद एक एक कंट्री, एक एक प्रोविंस अपना अपना प्लान बना के सबमिट करो कि आप कैसे इससे बाहर निकलोगे, इस फाइनेंशियल रिस्क से। ठीक है, अभी डेवलपमेंट नहीं हुई काफी हद तक। चाइना में बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है रियल एस्टेट की, बहुत सारे घर वहां बन गए हैं चाइना में, एक सोसाइटी के सोसाइटी बन गई है, लेकिन खरीदने खरीदने वाला कोई नहीं है, खरीदार नहीं मिल रहे, क्योंकि चाइना में एक प्रॉब्लम चल रही है, अभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, तो उसको लेकर इन्होंने एक और रिपोर्ट निकाली। ठीक है, तो वन प्रोविंस वन पॉलिसी एक प्लान निकाला है चाइना ने। ठीक है, ऐसे वाले एक्सपेक्ट करना एग्जाम में, बिल्कुल पूछेंगे वो लोग आपसे। ओके, चाइना इज द करेक्ट आंसर। नंबर 5 पे आते हैं। ओके, तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो एनसीआरबी, ये किस मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है? आपसे पूछ रहे हैं नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। जब तक आप लोग आंसर्स लगा रहे हो मैं आपको बता दूं ये होता क्या है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, आपने वो देखा होगा सीआईडी वगैरह देखा होगा आप लोगों ने, कोई भी क्राइम शो देखा होगा, कोई भी बॉलीवुड की क्राइम मूवी देखी होगी जहां पुलिस का एंगल होता है, तो पुलिस क्या करती है हमेशा, जब भी क्राइम सीन मिलता है, कातिल कौन है, कौन है कातिल, कातिल ढूंढने के लिए क्या करते हैं, फॉरेंसिक की टीम आती है, और टीम क्या करती है, फिंगरप्रिंट्स लेती है जहां जहां से मिल जाए, और वो फिंगरप्रिंट्स वो अपने एक डेटाबेस से मैच करते हैं कि ये कोई क्रिमिनल हमारे पास पहले से तो नहीं है। तो जो मैचिंग करते हैं वो डेटाबेस, क्रिमिनल का जो फिंगरप्रिंट्स का डेटाबेस है वो किसके पास होता है, वो होता है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के पास। इनके पास इंडिया में जितने भी क्रिमिनल्स हैं, जितने भी कन्विक्ट हो गए हैं, उन सबके फिंगरप्रिंट्स का डेटा पड़ा हुआ है, और उस डेटा से वो लोग मैच करते हैं। तो ये काम है। और इंडिया में क्राइम कितना बढ़ रहा है, कितना घट रहा है, कहाँ पे क्राइम ज्यादा है, शहरों में ज्यादा है, गाँव में ज्यादा है, नॉर्थ में ज्यादा है, ईस्ट में ज्यादा है, तो ये डेटा वेटा बना के बताते हैं किस स्टेट में, किस डिस्ट्रिक्ट में, कहाँ पे क्राइम का पिछले 10 साल का क्या रिकॉर्ड है। तो पूरा का पूरा ये रिकॉर्ड रखते हैं, तो इनका काम यही है। ठीक है, दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, आपको बताना है कि मिनिस्ट्री कौन सी है, दैट इज अ क्वेश्चन टू यू। तो ओके, 50% बच्चों ने आंसर दिया है, बस 50% है, बाकी 50% बस बैठ के शो देख रहे हैं हमारा। यार सब लोग करो, वरना मैं आई विल स्टार्ट कॉलिंग आउट नेम्स कि आप लोग नहीं कर रहे हो। ठीक है, चलो करेक्ट आंसर बताता हूँ मैं आपको। करेक्ट आंसर मेरे ख्याल से बहुत लोगों ने बताया करेक्ट आंसर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, होम अफेयर्स। बिल्कुल सही है, बहुत बच्चों ने बिल्कुल सही लगाया, होम अफेयर्स के अंदर आता है। क्राइम की बात है इवेंचुअली, बहुत अच्छा ऑप्शन था लॉ। लॉ जो ऑप्शन था वो आपको थोड़ा सा घुमाने के लिए ऑप्शन दे दिया था, पर आप घूमे नहीं हो, बहुत लोगों ने बिल्कुल सही लगाया। होम अफेयर्स इज बिल्कुल करेक्ट, होम अफेयर्स इज करेक्ट। ऑलराइट, लेट्स सी द नेक्स्ट वन। तो नेशनल क्राइम ब्यूरो पता लग गया, होम अफेयर्स में आता है, और दिल्ली में हेडक्वार्टर है इसका। ओके, होम अफेयर्स, ए होम अफेयर्स। लेट्स सी नंबर 6 एवरीवन। ओके, तो ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, बिकॉज ये इंडिया से जुड़ा हुआ है, इंडिया की डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है, ग्रोथ से जुड़ा हुआ है। ये पूछ रहे हैं कि अभी इंडिया में सबसे बड़ा सर्वे वेसल, वेसल का मतलब होता है शिप, ठीक है, शिप की बात कर रहे हैं, तो उसको मैरीटाइम भाषा में वेसल बोलते हैं। तो सबसे बड़ा वेसल, सबसे बड़ा शिप सर्वे वाला इंडिया में जो बना है, और जो जीआरएससी ने डिलीवर किया है, जीआरएससी क्या होता है, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। ठीक है, और ये एक कंपनी है जो कोलकाता में बेस्ड है, सरकारी कंपनी है, ये शिप बनाती है, और ये कोलकाता में है, जो वहां पे लोग शिप बनाते हैं और फिर वो डिलीवर करते हैं इंडियन नेवी को। तो इंडियन नेवी को उन्होंने डिलीवर किया है, और यहाँ पे देखो हर ऑप्शन में आईएनएस लिखा हुआ है। आईएनएस का मतलब होता है इंडियन नेवल शिप, आईएनएस का मतलब होता है इंडियन नेवल शिप। तो जिस कंट्री का शिप होता है उसके आगे वो लोग लगाते हैं। जैसे अगर पाकिस्तान का शिप होता है तो वो लोग लगाते हैं पीएनएस, पाकिस्तान नेवी शिप। ठीक है, यूएस का शिप है तो वहां लगाते हैं यूएसएस, यूनाइटेड स्टेट्स शिप। ठीक है, तो ये कहानी है। तो अब देखते हैं किसने सही लगाया। आईएनएस कौन सा वाला है, संदेश, सहायक, स्वीकार, संधायक। तो ये सबसे बड़ा शिप है जो इंडिया में बना है, और मैं आपको बता दूं ये 110 मीटर लंबा है, 110 मीटर इसकी लंबाई है, जो बहुत होती है यार। ठीक है, तो 110 मीटर की लंबाई है, और इंडियन बिल्ट है, तो अच्छी बात है, इंडिया की कैपेबिलिटी बढ़ती जा रही है शिप्स बनाने के मामले में। ठीक है, अच्छा, जब तक आप इसका आंसर लगा रहे हो excuse me, लगे हाथ मुझे एक आंसर और बताओ। अभी दिसंबर का महीना चल रहा है, नेवी वाला क्वेश्चन आया है, अभी हमने इसी महीने की शुरुआत में नेवी डे मनाया। इंडिया ने इंडियन नेवी डे मनाया, तो इंडियन नेवी डे हम कब मनाते हैं, नेवी डे हम कब मनाते हैं वो आपको बताना है। फटाफट कमेंट कर दो, चैट में एक बार डाल दो, इंडियन नेवी डे कब मनाते हैं। बहुत बढ़िया, काव्यानी का आंसर आया, बहुत बढ़िया, भारती का भी आया, बहुत बढ़िया, पलक का भी आ गया, पलक का भी आ गया, प्राज्वल का भी आ गया। 4 दिसंबर, वेरी नाइस, 4 दिसंबर इज बिल्कुल करेक्ट। 4 दिसंबर को हम लोग मनाते हैं अपना नेवी डे मनाते हैं। और जिन लोगों ने अगर सैम बहादुर देखी होगी,
ठीक है, अगर आपने सैम बहादुर मूवी देखी है तो उसमें भी 4 दिसंबर का जिक्र है। जिसने नहीं देखी, मैं स्पॉइलर नहीं दूंगा, पर उसमें 4 दिसंबर का जिक्र है। पर क्यों है और कैसा है, वो आप मूवी देख के समझ जाना। ठीक है, मुझे पैसे नहीं दिए मूवी का प्रमोशन करने के लिए। अच्छा काव्यानी, मैंने बताया है सर्वे वेसल का मतलब होता है, वेसल का मतलब होता है शिप, सर्वे का मतलब सर्वे करने के लिए। तो ये निगरानी रखने वाले शिप होते हैं। तो ये बॉर्डर है, जैसे कसाब वाला सीन हुआ था, याद है 26/11 वाला सीन जो हुआ था कसाब वाला। अब कसाब बड़े प्यार से वो लोग कराची से होते हुए निकलते निकलते इंडिया दिल्ली, सॉरी अपना बॉम्बे पहुंच गए थे। वहां पे उन्होंने फिर जो किया सो किया। तो सर्वे वेसल की हम तादाद बढ़ा रहे हैं, तो ये निगरानी रखेंगे। ठीक है, ये निगरानी रखेंगे अपने जो बॉर्डर, अपना जो मई टाइम बॉर्डर है, वहां पे ये लोग सर्वे करेंगे, पेट्रोलिंग करेंगे। और साथ ही साथ कभी कभी ये शिप्स वो वाला काम भी करेंगे, जैसे कि हमारे एरिया में कुछ एलिमेंट्स या कुछ मिनरल्स दबे हुए हैं, तो एरिया कैसा है, उसमें क्या क्या चीजें मिल सकती हैं। तो सर्वे का काम जो जनरली होता है, ठीक है, तो वो सारा काम ये करेंगे। ठीक है, GRSE का मतलब होता है, एक शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म होता है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। ये कंपनी का नाम है, एक सरकारी कंपनी है, उसका काम है शिप्स बनाना। ये शिप बनाते हैं और ये कोलकाता बेस्ड है, वेस्ट बंगाल में। ठीक है, सरकारी कंपनी है और ये शिप बनाते हैं। गार्डन रीच, जो रीच पहुंचने वाला रीच है वही गार्डन, गार्डन वाला गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, तो ये फुल फॉर्म है इसका। ठीक है, बहुत बढ़िया आंसर लगाया आपने, बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया। तो करेक्ट आंसर है वो है आईएनएस संधायक। ठीक है, और ये अभी 4 दिसंबर को डिलीवर किया है इंडियन नेवी को, नेवी डे के उस दिन। ठीक है, ओके, नंबर 6 इज डन। नंबर 7 पे आते हैं। विच इंस्टीट्यूशन रिलीजेस कॉम्पोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स रिपोर्ट। कॉम्पोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स रिपोर्ट निकाली गई है इंडिया में, इंडेक्स निकाला गया है, और ये आपसे पूछ रहे हैं कि किसने निकाला है। जब तक आप लोग आंसर्स लगा रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ ये होता क्या है। कॉम्पोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, ये चीज ये है, देखो कोई भी कंट्री हो, कोई भी शहर हो, कुछ भी हो, उसकी सफलता बात की बात है, लेकिन पहले आता है सर्वाइवल। सर्वाइवल होता है पानी से। अगर आपके पास पानी एम्पल मात्रा में है, तो आप कुछ भी कर, मतलब आपकी सर्वाइवल चीजें ठीक हो गई, आप सक्सेस पे आगे बढ़ सकते हो। जितनी भी सिविलाइजेशन हमारे हुई है, सबको पता है, जितनी भी सभ्यता हुई है वो हमेशा पानी नदी के किनारे हुई है। चाहे आप बात कर लो मेसोपोटामिया की, जो यूफ्रेटिस टिग्रिस नदी के पास थी, चाहे आप बात कर लो इंडस वैली की, ठीक है, जो इंडस नदी के पास थी, या कोई भी आप इजिप्शियन सिविलाइजेशन थी जो नाइल के पास थी। तो हर सिविलाइजेशन एक पानी ढूंढती है, पानी के आसपास बढ़ती है। तो कॉम्पोजिट वाटर इंडेक्स जो है, मैनेजमेंट इंडेक्स जो है, ये इंडिया में जो पानी का लेवल है, अलग अलग स्टेट्स में और अलग अलग यूटीज में पानी का लेवल क्या है और पानी का इस्तेमाल कैसे हो रहा है। खेती बाड़ी के लिए हो रहा है, सैनिटेशन मतलब घर, अपना जो घर परिवार में जो हम इस्तेमाल करते हैं उसके लिए हो रहा है, और वाटर टेबल में पानी कितना है, कैसे है, किस लेवल पे है, बारिश हो रही है तो कितना बार रिटेन हो रहा है। तो पानी के बारे में पूरा का पूरा ये नजर रखते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में ये रिपोर्ट निकालते हैं, ताकि लोग उसका देख के अपना एक ना असेसमेंट बना सके। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नीति आयोग। तो ये रिपोर्ट कौन निकालता है, ये रिपोर्ट नीति आयोग निकालता है। ठीक है, जो आंसर काफी लोगों ने लगाया है, सही आंसर लगाया है, मयंक ने लगाया है, तनिष्क ने लगाया है। ठीक है, मैं काफी लोगों का देख पा रहा हूँ आंसर सही है। देन प्रज्वल का भी सही है, ठीक है, समृद्धि का भी सही है, तो बहुत लोगों के सही आंसर आए। ठीक है, चलो अच्छी बात है, गुड अटेम्प्ट गाइस, गुड अटेम्प्ट। ऑलराइट, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। ओके, नंबर 8 पे आते हैं। हु वॉन द 13th हॉकी इंडिया सीनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप 2023। तो क्वेश्चन ये है कि नेशनल गेम्स होते हैं, नेशनल गेम्स में मेन की कैटेगरी में हॉकी में किसने जीता है हॉकी का नेशनल कप, नेशनल चैंपियनशिप किसने जीती है। हरियाणा है, पंजाब है, महाराष्ट्र है, या तमिलनाडु है। कौन है जिसने ये जीता है, दैट इज अ क्वेश्चन टू यू। ठीक है, सो आई कैन सी आंसर्स आ रहे हैं, आई थिंक ये कॉन्फिडेंट आंसर आ रहे हैं। तनिष इज गोइंग विद पंजाब, लेनोवो जो है वो कह रहे हैं पंजाब, देन पलक भी कह रही है पंजाब, प्रज्वल भी पंजाब, अंजलि इज गोइंग हरियाणा, कुंतास इज गोइंग विद तमिलनाडु, इशिता पंजाब, तनिष का पंजाब, तो सुशांत भी पंजाब। तो काफी पंजाब की तरफ जा रहे हैं, हरमिता का भी पंजाब, महक तो काफी आंसर्स पंजाब की तरफ जा रहे हैं, और बिल्कुल सही जवाब है। तो इंडिया में नेशनल में जो मेंस हॉकी चैंपियनशिप हुई है, पंजाब हैज वन इट, पंजाब जीता है।
एंड हु वाज डिफीटेड इन द फाइनल्स, हरियाणा वाज डिफीटेड इन द फाइनल्स। और नंबर 3 पे कौन आया? नंबर 3 पे आया तमिलनाडु। और नंबर चौथे पे कौन आया? कर्नाटका। तो हरियाणा, सॉरी, पंजाब नंबर 1, हरियाणा नंबर 2, तमिलनाडु नंबर 3 और कर्नाटका नंबर 4। तो ये लिस्ट रही है, इस ऑर्डर में स्टैंडिंग रही है एंड में। और ये मैच कहाँ पे हुआ था? वेन्यू क्या है? चेन्नई। तो वेन्यू क्या था? चेन्नई। तमिलनाडु में मैच हुआ था, चेन्नई में। ठीक है, तो आई थिंक ये पूरी की पूरी बात हो गई। तो ओके, नेक्स्ट, वेरी नाइस क्वेश्चन। इंडियन रेलवेज के पास एक सिस्टम है जिसे जो जो जिसका काम है एंटी कोलिजन सिस्टम, मतलब दो ट्रेनें आपस में टकराए ना, ठीक है, ना टकराए, इसको रोकने के लिए उन्होंने एक सिस्टम बनाया है। देसी, लिखा इंडिजिनस, मतलब देसी सिस्टम है, देश में बनाया सिस्टम। उसका नाम क्या है? सुदर्शन नाम है उसका, उस सिस्टम का, जो टकराने से बचाता है। या संभाल नाम है, या कवच नाम है, या इनमें से कोई नहीं है। क्या नाम है? दो ट्रेन आपस में जो टकराती हैं। जब तक आप लोग आंसर्स लगा रहे हैं, थोड़ी बात कर लेते हैं इसके बारे में। आपको मालूम है उड़ीसा में एक बहुत दर्दनाक हादसा हुआ था कुछ टाइम पहले, है ना? ट्रेनें, 3 ट्रेन आपस में टकरा गई थी और काफी कैजुअलिटी हुई थी। और आपने ये खबर भी सुनते रहते हो कि ट्रेनें आपस में टकरा जाती हैं। आजकल तो बहुत कम हो गया, पहले बहुत होता था। तो ये एक बहुत रियल फियर। अभी जो सर्दियां आ रही हैं, तो सर्दियों में धुंध धुंध पड़ने शुरू हो जाती है। जब धुंध और कोहरा होता है तो ट्रेनें बहुत स्लो हो जाती हैं और अवॉइड करती हैं कि हम लोग, है ना, टकराए ना। तो ये जो सिस्टम है, अब जो मैं उड़ीसा की बात कर रहा हूँ, उड़ीसा में अभी आप बोलोगे सर अगर सिस्टम है इंडियन रेलवेज के पास, तो उड़ीसा में वो कांड, इतना बड़ा कांड कैसे हो गया? 3 ट्रेनें कैसे टकराएंगे आपस में? वो बात ऐसी है कि इंडियन रेलवेज के पास ये सिस्टम बिल्कुल है, लेकिन इंडिया की हर ट्रेन में सिस्टम नहीं लगा हुआ, हर लाइन पे सिस्टम नहीं है। ये कुछ चुनिंदा जगहों पे है, हर जगह पे, पूरी की पूरी कंट्री में नहीं है, कुछ जगहों पे है। ठीक है। जो हमारी प्रीमियम ट्रेन है, जैसे वंदे भारत है, राजधानी है, ठीक है, शताब्दी, से जो प्रीमियम ट्रेन है उनमें लगा रखा है। जो बाकी ट्रेन है इनमें भी धीरे धीरे लगा रहे हैं। तो अनफॉर्चुनेटली जो भुवनेश्वर में, सॉरी, जो उड़ीसा में हुआ, वहां पे सिस्टम नहीं था, इसलिए इतना बड़ा हादसा हो गया था। ठीक है, तो एंटी कोलिजन सिस्टम है। लेट्स सी क्या क्या आंसर्स लगाए हैं आप लोगों ने। ओके, ओके। तो बहुत सारे बंदों ने गोइंग विथ, अगर आपको ये आंसर नहीं भी आता था, मेरे ख्याल से आपने क्वेश्चन ऑप्शंस पढ़े हैं, तो आपको जो सबसे अच्छा लगा कि हाँ यार ये लग रहा है कुछ एंटी कोलिजन सिस्टम जैसा, तो आपने लगा दिया होगा। अगर ऐसा भी किया तो बहुत बढ़िया है। द करेक्ट आंसर जो बहुत लोगों ने लगाया है वो है सी पार्ट, कवच। तो कवच नाम है, बड़ा प्यारा नाम है ना, बड़ा अच्छा नाम है, कवच। तो कवच वो एंटी कोलिजन सिस्टम है, ताकि ट्रेन आपस में टकराए ना। और काम कैसे करता है? देखो, ट्रेन आपस में टकराती है, इसमें काफी बार जो होता है, काफी बार ह्यूमन एरर होता है, मतलब ड्राइवर ने देखा नहीं, या ड्राइवर की गलती हो गई, कुछ भी हो सकता है, सो गया होगा। काफी प्रोफेशनल सोते नहीं है ऐसे, पर नो कह सकते हैं, चलो इस मान लेते हैं ये बात भी। तो ड्राइवर का, या उसको दिखा नहीं आगे, या ट्रेन कुछ भी प्रॉब्लम हो गई, या, तो ये सिस्टम ऐसा सिस्टम है, ये ऑटोमेटिक ओवरराइड करता है, तो ये खुद डिप्लॉय हो जाता है। जहां पे भी लगेगा कि खतरा है, तो सेंसर्स होते हैं, सेंसर्स आगे खतरा देख लेते हैं, अगर आगे से ट्रेन आ रही है या प्रॉब्लम लग रही है, तो ये खुद डिप्लॉय हो जाते हैं, और ये ओवरराइड करके ये कवच जो सिस्टम है ये खुद आके गाड़ी को, ट्रेन को खुद ही स्टॉप कर देता है। तो ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, तो ये भी कहानी है इसके अंदर। ठीक है। हाँ, यस, बिल्कुल काव्यानी, बिल्कुल सही बात है। और अश्विनी वैष्णव वैसे इंडियन रेलवेज के चीफ, मतलब मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ इंडियन रेलवेज है, मिनिस्टर ऑफ रेलवेज अश्विनी वैष्णव है। ठीक है। और रेलवेज आजकल एक काम कर रहा है। देखो, हर कंट्री में रेलवेज भी अच्छा होता है और ट्रेन भी अच्छा होता है, पर बहुत सारे लोग आजकल, सॉरी, ट्रेन और प्लेन्स, तो बहुत सारे लोग प्लेन की तरफ जा रहे हैं या एयरलाइन की तरफ जा रहे हैं, तो रेलवे को बहुत घाटा हो रहा है। तो रेलवे चाहता है कि बहुत सारे लोग रेलवे से ट्रैवल करें। तो बहुत सारी स्कीम्स और नई नई ट्रेन आपने देखा होगा, वंदे भारत। अगर आपने यूट्यूब वगैरह पे वंदे भारत की, बहुत सारे लोगों ने अपनी ट्रिप्स डाली हैं वंदे भारत की, जो इन्फ्लुएंसर्स वगैरह होते हैं, तो उन लोगों ने जा जाके बनाई है। तो काफी अच्छी ट्रेन है, बहुत ही फ्यूचरिस्टिक है। आप एक झलक में बता नहीं पाओगे कि इंडियन ट्रेन है, क्योंकि बाहर से भी, एक्सटीरियर भी और इंटीरियर भी काफी अच्छा दिख रहा है। ठीक है, इट्स क्वाइट बेटर। ट्रेन आर वेरी गुड लुकिंग। ठीक है। जो नेशनल हमारा कलर है ना, फ्लैग का कलर है हमारा व्हाइट, जो हमारा ऑरेंज है, सैफरन है, और हमारा नेवी ब्लू है, तो उस कलर में, उस शेड्स में ट्रेन निकाली है, तो नेशनल फ्लैग के कलर में, जो काफी खूबसूरत लगता है। ठीक है, तो कवच आंसर है इसका, कवच इज द करेक्ट आंसर। सी पार्ट इज करेक्ट। ओके, लेट्स द नेक्स्ट वन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये।
इनमें से जो चार ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, हेमंत बिस्वा शर्मा और योगी आदित्यनाथ आदित्यनाथ, इनमें से किसी एक को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सर्टिफिकेट मिला हुआ है। और वो सर्टिफिकेट क्यों मिला है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड क्यों सर्टिफिकेट क्यों मिला है? क्योंकि इन्होंने एक प्रोग्राम चलाया था, अमृत वृक्ष आंदोलन, और ये इसमें एक दिन में 1 करोड़ पौधे लगाए थे। 1 करोड़ पौधे लगाए थे एक दिन के अंदर। तो इसमें गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है। आपको बताना है कि कौन है। बहुत ही अच्छा काम है ये। बहुत बढ़िया। तनिष ने शुरू किया, तनिष, समृद्धि, लेनोवो, काव्यानी, हर्मिता, तनिष, तनिष हांडा, हर्षित, पलक, सबके आंसर्स आ गए हैं। और मेजरली मेजरली सबके सही है, मेजोरिटी आपके सही आंसर है। ठीक है। और काव्यानी ने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दे दी है। बढ़िया काव्यानी, धन्यवाद आपका। तो गाइस, जो करेक्ट आंसर है वो है क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी पार्ट, ऑप्शन सी पार्ट। हेमंत बिस्वा शर्मा, हेमंत बिस्वा शर्मा ये कौन है? ये चीफ मिनिस्टर है आसाम के। ये चीफ मिनिस्टर है आसाम के। और यहाँ पे बात की है वर्ल्ड रिकॉर्ड की, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की। एक्चुअली में 9 वर्ल्ड रिकॉर्ड बने थे, 9। एक तो ये था कि सबसे ज्यादा पौधे लगे, दूसरा ये था कि सबसे ज्यादा पौधे एक लाइन में लगे। ठीक है। तो ऐसे करते करते 9 अलग अलग वर्ल्ड रिकॉर्ड बने थे, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। और इनको मिला है सर्टिफिकेट 1 करोड़ पौधे लगाने का, वगैरह वगैरह। ठीक है। तो हेमंत बिस्वा शर्मा इज द करेक्ट आंसर। और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत अच्छी, एक रिकॉर्ड सा बना है, तो ये पूछ पूछ सकते हैं। और इस एक और चीज है, इस पूरे के पूरे प्रोग्राम का नाम क्या था? अमृत वृक्ष आंदोलन। इस प्रोग्राम का नाम क्या था? अमृत वृक्ष आंदोलन। या तो पूछेंगे बंदे का नाम कि कौन थे बताओ, वो हो जाएगा। या पूछेंगे उस इवेंट का नाम, इवेंट क्या था? अमृत वृक्ष आंदोलन था। और उसमें हुआ क्या था? 1 करोड़ पौधे लगाए थे। तो इन तीन तरीके से ये एक सवाल बन सकता है आपके लिए। 3 डिफरेंट तरीकों से ये चीजें आपके लिए पूछ सकते हैं। क्लियर है? चलो, नंबर 10 इज डन। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। नंबर 10 इज डन। सी हेमंत बिस्वा शर्मा, चीफ मिनिस्टर ऑफ आसाम। या वो बोलेंगे हेमंत बिस्वा शर्मा ने वृक्ष आंदोलन, अमृत वृक्ष आंदोलन किया था, 1 करोड़ पौधे लगाए थे, वो इनमें से किस राज्य के सीएम है? वैसे पूछ लेंगे आपसे। ठीक है, तो कैसे भी पूछ सकता है, मैंने सब बता दिया आपको। ट्राई टू कीप इन माइंड। नंबर 11 पे आते हैं गाइस। ओके, वेरी नाइस क्वेश्चन। ये भी एक बढ़िया चीज है। एक कंट्री ने एक कंट्री ने एक प्रोग्राम लेकर आई थी जिसका नाम था जनरेशनल स्मोकिंग बैन। जनरेशनल क्या होता है बताऊंगा मैं आपको। जनरेशनल स्मोकिंग बैन एक बहुत अच्छा प्रोग्राम लेके आई थी, लेकिन बाद में उसी कंट्री ने उसको हटा दिया। कौन थी वो कंट्री? ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, यूके या न्यूजीलैंड? ठीक है, जनरेशनल स्मोकिंग बैन बैन और लेकर आए थे, और बाद में उन्होंने हटा दिया। तो आपसे पूछ रहे हैं कौन सी कंट्री। जब तक आप लोग आंसर लगा रहे हो, मैं आपको बता दूं जनरेशनल स्मोकिंग बैन एक्चुअली क्या था। जो भी कंट्री है, ठीक है, लेट्स जस्ट से कंट्री एक्स, तो कंट्री एक्स थी। उस कंट्री का जो पीएम था, उसने बैन लगा दिया कि हमारी कंट्री में लोग स्मोकिंग नहीं करेंगे, या फिर जो भी टबैको प्रोडक्ट्स हैं वो नहीं बेचे जाएंगे। जो भी बंदा 1 जनवरी 2009 के बाद पैदा हुआ होगा, उसको कोई भी टबैको प्रोडक्ट नहीं दिया जाएगा। अगर आप 2009 1 जनवरी के बाद आपका जन्म हुआ है उस कंट्री के अंदर, तो आपको टोबैको के प्रोडक्ट्स नहीं दिए जाएंगे। बहुत अच्छी बात है। तो ये बैन लगाया गया। लेकिन क्या हुआ, ये बैन एक्चुअली जुलाई 2024 से लागू होना था। उसके बीच में जिन्होंने बैन लगाया था उनकी सरकार गिर गई, और नई सरकार आई। और नई सरकार के नए पीएम ने क्या बोला कि हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हम वो बैन हटाते हैं, कोई बैन नहीं है, जिसको खरीदना है खरीदो। और उसका आर्ग्यूमेंट ये दिया जा रहा है कि टोबैको बहुत ज्यादा बिकता है, सिगरेट ज्यादा बिकती हैं, तो रेवेन्यू लॉस होगा अगर हम ऐसा काम करें। ठीक है। कभी कभी आप सोचते होंगे ना कि यार टोबैको बहुत खराब है, गुटखा तंबाकू बहुत खराब है, विमल, ठीक है, बड़ा खराब है, दारू बहुत खराब है, लिकर अल्कोहल बहुत खराब है, लेकिन इतना बिकता क्यों है, इतने धड़ल्ले से क्यों बिकती है? क्योंकि इसका जो रेवेन्यू मिलता है ना, वो आसमान को छू जाता है। एक बात बता रहा हूं मैं आपको, बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। कोविड में कोविड में दुनिया बंद थी। कोविड में दुनिया बंद थी, लेकिन पहली ढील में सरकार ने ये जो शराब के ठेके होते हैं ना, ये खुलवा दिए थे। क्यों? ताकि, और लोगों ने लाइन लगा के खरीदे थे, लंबी लंबी लाइनों में लोग खरीदा था। सरकार ने बोला लोग कुछ और खरीदे ना खरीदे, ये जरूर खरीदेंगे, और रेवेन्यू हमारा बढ़ेगा, क्योंकि बाकी इंडस्ट्री बंद थी, एटलीस्ट यहां से रेवेन्यू तो खींचे। तो सरकारों ने ये भी किया था।
ठीक है, दारू के ठेके खोल दिए थे ताकि लोग खरीदे और रेवेन्यू सरकार के पास आए। तो सरकार का मालूम है लिकर, टबैको, गुटखा, जर्दा, ये सब जो होता है ये बहुत बिकता है। ठीक है, इससे बहुत अच्छा खासा रेवेन्यू सरकार के पास आता है। इवन दो हेल्थ की प्रॉब्लम भी होती है, पर रेवेन्यू आ रहा है जी, पैसा आ रहा है, क्या करें। ठीक है तो करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर बताते हैं, एक बार देखते हैं सबने आंसर दे दिया। हाँ, तो करेक्ट आंसर है गाइस न्यूजीलैंड, सबका आंसर आ गया। हर्षित कह रहे हैं इनको बस रेवेन्यू से मतलब है। हाँ, रेवेन्यू, रेवेन्यू से मतलब होना भी चाहिए यार। हाँ, लेकिन इस कॉस्ट पे नहीं, इस कॉस्ट पे नहीं कि स्मोकिंग को बैन ना लगाओ। ठीक है, पर रेवेन्यू इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ठीक है, क्योंकि सरकारें चलती वैसी हैं यार, देश चलता वैसा है। सामान बिकेगा तो फिर हथियार आएंगे, फिर देश की सुरक्षा कर पाएंगे, बहुत चीजें होती हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है न्यूजीलैंड, वेरी नाइस। कैपिटल क्या है इसकी, वेलिंगटन। कैपिटल क्या है, वेलिंगटन। ठीक है, मैप में पता है ऑस्ट्रेलिया के नीचे है ये। ठीक है, चलो जी, बढ़िया। और आगे बढ़ते हैं, नंबर 11। ओके, वेरी नाइस क्वेश्चन। कोई भी हिंट नहीं दे रहा है क्वेश्चन आपको। माहे, मलवान एंड मंगरोल, ये किसके नाम है? माहे, मलवान और मंगरोल ये किसके नाम है? एंशियंट सिटीज साउथ बिहार में ढूंढी गई हैं, क्या ये वो है? एंटी सबमरीन वॉरफेयर शिप्स जो अभी बन रहे हैं, डिलीवर होंगे, क्या ये उनके नाम है? न्यूली इंडक्टेड मिसाइल्स इन द इंडियन एयरफोर्स, या फिर ये नई जो मिसाइल्स एयरफोर्स में आई हैं, क्या ये उनके नाम है? क्या है ये आपसे पूछ रहे हैं कि ये क्या है। आप भी सोच रहे हो क्या ही क्वेश्चन है, क्या ही पूछ रहे हैं हमसे, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, 1/3 लोगों ने आंसर दिया, अभी 1/3, 2/3 के आंसर आए नहीं है। तो जो बाकी 2/3 वाले बंदे बड़े दिमाग लगा के सोच रहे हैं कि क्या हो सकता है आंसर, आई वुड सजेस्ट कि ज्यादा सोचो मत, लगा दो। ठीक है, लगा दो बिल्कुल, आंसर फ्रंट फुट पे खेलो, और जो भी सही आंसर होगा इवेंचुअली बता ही दूंगा मैं। ठीक है, अगर आप में से कोई इनके नोट्स बना रहा है, आई मीन क्या कहते हैं, इनको लिख रहा है, तो आई वुड सजेस्ट लिखिए मत, क्योंकि मैं पीडीएफ तो देता ही हूँ आपको। अगर आपको लिखना है कुछ तो आप लिख सकते हैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 की कुछ एक्स्ट्रा बात है तो वो एक्स्ट्रा बात लिख लो। नंबर 2 की कोई एक्स्ट्रा बात है, जो एक्स्ट्रा बातें कहानी बताता हूँ बीच बीच में, अगर आपको लगता है कि इसमें से कुछ आ सकता है, आपको इंटरेस्टिंग लगता है, तो आप उसके नोट बना लो। वो बनेंगे, ये पीडीएफ आएगी, तो जो सिस्टम बनेगा वो बहुत अच्छा बनेगा आपका सिस्टम। चलिए, हाँ, बहुत अच्छे लोगों ने आंसर दिया है। ठीक है, अब मैं नए बंदों के नाम पढ़ पा रहा हूँ चैट में, कुछ नए लोग भी आंसर कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। ठीक है, सबके आगे अंजलि, प्रज्वल, तान्या, मयंक, हर्मिता, अंजना, देन सुशांत, शौर्य, काव्यानी, सबके आगे। तनिष ने लिखा है 12 का बी एन ब्रैकेट में लिखा है गेस। ठीक है, गॉट इट, गॉट इट। ठीक है, तो सही बात, अच्छी बात यह है कि मेजर मेजर बंदों का आंसर सही है, मतलब आप लोग मेजोरिटी का आंसर सही है। और मेजोरिटी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है, जो आंसर है एंटी सबमरीन वॉरफेयर शिप्स। तो ये नए शिप बन रहे हैं जो इंडक्ट करेंगे हम नेवी के अंदर। ठीक है, हमारी जो नेवी है वो उसको हम और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। हमारी जो इंडियन मिलिट्री या इंडियन जो गवर्नमेंट थी, उसका एक माइंडसेट पहले था जो अब नहीं है, अच्छी बात है अब नहीं। वो माइंडसेट ये था, देखो, इंडिया इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड, इंडिया इज द ओनली कंट्री इन द एंटायर वर्ल्ड जिसके नाम पे एक समंदर का नाम रखा हुआ है, एक ओशन का नाम हमारे नाम पे रखा हुआ है। ये पानी किस कौन सा पानी है? इंडियन ओशन है जी, इंडिया का ओशन है। ठीक है, चाइना का एडमिरल था कुछ साल पहले, उसने एक बात बोली थी, उसने बोला था कि इंडियन ओशन इज नॉट इंडियाज ओशन। तो कहने का मतलब है, इतने चौड़े मत हो कि जो समंदर है ये तुम्हारा है, तुम्हारा सिर्फ नाम रखा हुआ है, तुम्हारा है नहीं। ठीक है, तो इतनी बड़ी बात उसने कर दी थी। वो सही भी था, क्योंकि हम लोग इतना अपना दबदबा दिखाते नहीं थे, हम इतना दबदबा दिखाते नहीं थे। चाइना को आप देखो, चाइना के पास लगता है साउथ चाइना सी, इतना दबदबा दिखाते हैं वो लोग, आसपास वाली कंट्री को इतना डराते धमकाते हैं, लेकिन हम कुछ नहीं करते। ठीक है, तो अभी हम धीरे धीरे अपनी जो नेवी की पावर है वो बढ़ा रहे हैं। हम नए एयरक्राफ्ट कैरियर लेकर आ रहे हैं, नए शिप्स, आपने देखा ये अभी पीछे क्वेश्चन किया था सर्वे वेसल वाला, वो लेकर आ रहे हैं। तो धीरे धीरे इंडिया बना रहा है, अपनी पावर तेज कर रहा है। पाकिस्तान इज नॉट ए थ्रेट टू अस, पाकिस्तान इज नॉट ए थ्रेट, थ्रेट इज चाइना। और चाइना हमसे मिलिट्री वाइज, इकोनॉमी वाइज बहुत ज्यादा बड़ा है। चाइना हमसे बहुत बहुत ज्यादा बड़ा है। ठीक है, हमारी जो इकोनॉमी है वो मेरे ख्याल से 3 ट्रिलियन, 3 ट्रिलियन के आसपास है, 3 ट्रिलियन के आसपास है। और चाइना की जो इकोनॉमी है वो है 70 ट्रिलियन, 70 ट्रिलियन गाइस। ठीक है, कहाँ 70 और कहाँ 3, तो बहुत
दूर का रास्ता हमें तय करना है, पर इवेंचुअली हम सही पाथ पे जा रहे हैं। अच्छी बात है कि हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आज से 20, 30, 40, 50 साल के बाद हम एक प्रोग्रेस से पहुंच जाएंगे। इंडिया जो है ना बहुत तेजी से ग्रो नहीं कर रहा, इंडिया इज टेकिंग इट्स टाइम, विच इज गुड। हम पाकिस्तान के, हम सॉरी चाइना की तरह तेज, चाइना ने बहुत स्पीड में डेवलप किया है। 1970s में उन्होंने अपना स्टार्ट किया बनाना, 70, 80, 90, 20, 40, 50 साल में कहाँ से कहाँ निकल गए। तो इंडिया इज गोइंग स्लो एंड स्टेडीली, बट अच्छे जा रहे हैं हम लोग। होपफुली ये सिस्टम बना रहेगा। ठीक है, सिस्टम बनाना है भाई, हम सिस्टम। तो इसका आंसर देखते हैं एक बार। बताया मैंने आपको, बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, एंटी सबमरीन वॉरफेयर शिप्स। ठीक है, नेवी मतलब कोई भी मैरीटाइम वॉर में खतरनाक चीज है सबमरीन। सबमरीन छुपी होती है पानी के अंदर, पता नहीं कहाँ से क्या मारते, तो उनके लिए स्पेशली एक शिप्स बना रहे हैं हम लोग, जो सबमरीन को ही ढूंढ ढूंढ के मारेंगे। ठीक है, चलो नंबर 13 पे आते हैं क्विकली। वेरी नाइस। एक पोर्टल है, इसका नाम है एम्पलीफाई, जिसका फुल फॉर्म ब्रैकेट में दिया हुआ है। आपको बताना है ये लॉन्च किसने किया। एम्पलीफाई 2.0 एक पोर्टल का नाम है, जो ब्रैकेट में फुल फॉर्म भी दिया हुआ है। आपको बताना है ये पोर्टल जो है ना, ये लॉन्च किसने किया है। कौन सी वाली मिनिस्ट्री ने किया है, डिफेंस ने किया है, हाउसिंग ने किया है, फाइनेंस ने किया है, रोड ट्रांसपोर्ट ने किया है, किसने किया है ये आपसे पूछ रहे हैं। ओके, ओके, ठीक है, आंसर्स आ गए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वैसे अगर मैं एक बात बोलूं, अगर आप इसको ऑप्शन को ध्यान, मतलब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लोगे, तो मुझे लगता नहीं कि आपको ज़्यादा डिफिकल्टी होगी आंसर बताने में, बिकॉज क्वेश्चन में ही आंसर कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। अगर थोड़ी सी शार्प नजर है आपकी, तो आई आई थिंक एंड आई नो कि आप पकड़ लोगे। बहुत लोगों ने पकड़ भी लिया, इनफैक्ट बहुत बंदों ने पकड़ लिया है, और आप, इनफैक्ट सबने पकड़ लिया, किसी का गलत नहीं है। इनफैक्ट सभी ने पकड़ लिया, सभी ने पकड़ लिया। चलो देखते हैं, आपने बढ़िया आंसर लगाए। ओके, करेक्ट आंसर क्या है इसका, जो आप बिल्कुल सही गेस लगा रहे हो, ऊपर लिखा भी हुआ है यार, ऊपर क्लियर कट दिया भी हुआ है। असेसमेंट एंड मॉनिटरिंग फॉर लिवेबल इंक्लूसिव फ्यूचर रेडी अर्बन इंडिया, अर्बन इंडिया, अर्बन अफेयर्स। ठीक है, तो बहुत अच्छे से पकड़ लिया। तो कभी कभी ऐसी चीजें एग्जाम में मिल जाती हैं, ऐसा मत सोचना एग्जाम में ऐसे नहीं बनते, बन जाते हैं एग्जाम में। एग्जाम में हर क्वेश्चन को उसकी मेरिट पे लेना। क्वेश्चन को बहुत ज्यादा इज्जत मत देना कि अरे अरे यार ये इतना लग रहा है, नहीं होगा। अरे पढ़ना, आराम से पढ़ना, हर क्वेश्चन डुएबल होता है, आप करो ध्यान से। हवा मत बनाना कि यार ये नहीं आएगा, नहीं आएगा, ये फुल फॉर्म ही नहीं कभी सुनी हमने, क्या आप करेंगे, हम लोग कर नहीं पाएंगे, ऐसा मत करना। क्वेश्चन को पढ़ना, उसको पूरी इज्जत देना जितनी वो मांगता है। देखो इस क्वेश्चन में क्लियर कट अर्बन दिया हुआ है, आपने पकड़ लिया, तो आपको ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे एग्जाम में, मिल जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आओ देखते हैं नंबर 14। ऑल राइट, चलिए ये बढ़िया क्वेश्चन है। इंडियन रेलवेज को एक बहुत बड़ी दिक्कत ये नहीं है कि आपस में ट्रेनें टकराती हैं, एक दिक्कत ये भी है कि बहुत बार जंगलों के रास्ते से या किसी गांव के रास्ते से निकलते हैं, तो बेचारे जो हाथी हैं उनको पता नहीं है ट्रेन, तो वो क्रॉस कर रहे होते हैं, हर्ड्स के हर्ड्स कर रहे होते हैं, मतलब पूरा का पूरा झुंड है, पॉइंट ए से पॉइंट बी जा रहा होता है बेचारा वो झुंड। तो बीच में ट्रेन का रास्ता आ जाता है, उनको पता नहीं है जानवरों को, और ट्रेन स्पीड में आती है और टकरा जाती है, तो बहुत सारे एलिफेंट कोलिजन की वजह से ट्रेनें भी डील हो जाती है, ट्रेनों को भी नुकसान पड़ता है, जानवरों को तो होता ही होता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि रेलवे ने एक सिस्टम निकाला है जो हाथियों से कोलिजन बचाएगा। ठीक है, जैसा मैं बता दूं आपको, एलिफेंट इज द लार्जेस्ट लैंड मैमल। दुनिया की सबसे बड़ा मैमल कौन है, वो तो ब्लू व्हेल है, लेकिन लैंड मैमल, लैंड पे सबसे बड़ा मैमल कौन सा है, वो है आपका एलिफेंट। एलिफेंट का जेस्टेशन पीरियड 22 महीने का होता है। जो प्रेगनेंसी होती है फीमेल एलिफेंट की, वो होती है 22 मंथ्स, मतलब तकरीबन तकरीबन 2 साल की, 2 साल का जेस्टेशन पीरियड होता है। तो ये सारे मैमल्स में सबसे ज्यादा है। ठीक है, 22 महीने। और एलिफेंट जो होते हैं ना, वो उनकी याददाश्त बड़ी अच्छी होती है, और बड़े समझदार जानवर होते हैं वो। उनकी आईसाइट थोड़ी सी कमजोर होती है। तो जब एलिफेंट आपके सामने, अगर आप कभी आमना सामना हो जाए एलिफेंट के सामने और वो थोड़ा सा रौद्र रूप ले ले, तो कुछ नहीं करना, हाथ खड़े करके ऐसे दिखा, अपने आप को और बड़ा दिखाना। तो उसकी आईसाइट कमजोर होती है, उसको लगता है कि आप उसके उसके सामने एक बहुत बड़ा एनिमी है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें एलिफेंट के बारे में, स्पेशल चीजें। चलो, क्या आंसर लगाया आपने, लेट्स सी क्या आंसर लगाया, देखते हैं। बहुत बढ़िया, ये भी मुझे लग रहा है सबका सही आया। बाय द वे, ये सारे के सारे जो ऑप्शन है, सारे के सारे ऑप्शन है, ये सारे के सारे पर्यायवाची शब्द हैं हाथी के। ऑल आर सिनोनिम्स। हाथी
नागदंत भी बोलते हैं, ऐरावत भी बोलते हैं, गजराज तो बोलते ही बोलते हैं। गज, गजराज, ऐरावत, नागदंत, हाथी, ये सब एक ही प्राणी के नाम है, अलग अलग। ठीक है, और जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, गजराज। ऑप्शन डी, गजराज। ठीक है। और एलिफेंट के बारे में एक स्पेशल बात और है, इंडिया का नेशनल हेरिटेज एनिमल कौन सा है? एलिफेंट है। इंडिया का नेशनल एलिमेंट एनिमल कौन सा है? वो रणवीर रणवीर सिंह, रणवीर कपूर नहीं है भाई, ठीक है, एनिमल की बात अलग होगी। पर नेशनल एनिमल जो है हमारा वो है रॉयल बंगाल टाइगर, लेकिन नेशनल हेरिटेज एनिमल कौन सा है? वो है एलिफेंट। तो एलिफेंट ऐसा ऐसा दो एलिफेंट है दुनिया में, एक है अफ्रीकन एलिफेंट और एक है इंडियन एलिफेंट। तो जो एलिफेंट है वो हमारे मंदिरों में भी है, उसकी नक्काशियां हैं, हमारे धर्म ग्रंथों में भी उसका जिक्र है, उसका उल्लेख है। और हमारे जो युद्ध रहे हैं, हमारे जो राजाओं के रहे हैं, उसमें भी हाथियों ने बहुत बड़ा रोल निभाया है। एंशियंट इंडिया से लेके आई थिंक मॉडर्न इंडिया तक, ठीक है, मॉडर्न इंडिया मुगल पीरियड तक, काफी मिडिवल इंडिया से लेके मॉडर्न एरा के एंड तक, मिडिवल के एंड तक, मॉडर्न के स्टार्टिंग तक एलिफेंट्स का बहुत अच्छा रोल रहा है। ठीक है, आज भी केरला के मंदिरों में एलिफेंट्स की पूजा होती है, उनको रखा जाता है। ठीक है, वी हैव दैट। तो एलिफेंट इज ए वेरी स्पेशल एनिमल फॉर इंडियंस एंड इंडियन कल्चर। ठीक है। काव्या ने बिल्कुल सही बताया, एरावत इज इंद्राज व्हीकल। लॉर्ड इंद्र का जो व्हीकल है, जो सवारी है, वो है एरावत। बढ़िया। ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। आर प्रगनंदा, सबने सुना है इनका नाम, और इनकी सिस्टर, जो डैश में दिया हुआ है सिस्टर, इन दोनों को ये ग्रैंड मास्टर का टाइटल मिला है चेस में। तो ये हिस्ट्री में, चेस की हिस्ट्री में ये पहले भाई बहन बन गए हैं जिन्होंने अपना अपना अवार्ड जीता। तो पहले बहन भाई की जोड़ी बन गई है जो ग्रैंड मास्टर टाइटल है जिनके पास। आर प्रगनंदा, उनकी सिस्टर का नाम क्या है? कनेरू हम्पी, हरिका द्रोणावल्ली, या वैशाली रमेश बाबू, कौन है? आपको लग रहा था कि जो सरनेम होगा उससे हम पकड़ लेंगे, आ, पर अगर आप ध्यान से कर पाओ तो अगर आपको थोड़ा सा ध्यान हो उस चीज का तो यू विल गेट इट। ओके, सो काव्यानी का भी आंसर आ गया, महल का भी आ गया, हरमिता का भी आ गया, मयंक, हर्षित, लेनोवो, इशिता का आ गया, भारती, सागव, अंजलि, तान्या, सबका आ गया। सबने बढ़िया आंसर दिया। तो बहन भाई की जोड़ी है। आर प्रगनंदा के बारे में आपने सुना ही है। ठीक है, मैग्नस कार्लसन से हार गए थे फाइनल में। आई थिंक 18-19 साल का लड़का है, बहुत यंग है। तो माइल्स टू गो, ठीक है, बहुत टाइम है और बहुत अच्छा जा रहा है लड़का। उसकी सिस्टर भी बहुत अच्छे डायरेक्शन पे है। तो करेक्ट आंसर है सी पार्ट, वैशाली रमेश बाबू। वैशाली रमेश बाबू एंड आर प्रगनंदा, ये ब्रदर सिस्टर की जोड़ी है जिनको ग्रैंड मास्टर टाइटल मिला है चेस में। ठीक है, 16 पे आते हैं। ओके, क्रिकेट का सवाल, क्रिकेट का क्वेश्चन। T20 में कौन सा इंडियन बैट्समैन है जिसने सबसे तेज 4,000 रन बनाए हैं? सबसे तेज 4,000 रन बनाए हैं, ये आपने बताना है कि कौन है। हु हैज बिकम द फास्टेस्ट इंडियन T20 प्लेयर टू स्कोर 4,000 रन? सबसे तेज गति से 4,000 रन किसने बनाए हैं? वे आर शुभमन गिल, विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड़ एंड रोहित शर्मा। ठीक है, महल हम एक बार वो करेंगे ना, रिवीजन करेंगे फटाफट, तो मैं आपको दिखा दूंगा एक बार। ठीक है, चलो मैं दिखाई देता हूँ आपको, अभी अभी दिखा देता हूँ। अभी अभी देख लेना, आप, कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आंसर सबने सही लगाए हैं। अभी हमारे पास थोड़ा टाइम भी कम बच रहा है, थोड़े क्वेश्चंस बच रहे हैं, तो फटाफट करेंगे। गाइस, जो करेक्ट आंसर है वो है ऋतुराज गायकवाड़। सी पार्ट इज करेक्ट। तो ही हैज बिकम द फास्टेस्ट T20 प्लेयर इंडियन जिसने 4,000 रन बनाए हैं। ठीक है, और वैसे भी आप जो क्रिकेट फॉलो करते हो उसको समझ में आ रही है ये चीज कि T20 का जो लैंडस्केप है वो ज्यादा शाइनी और ब्राइट ब्राइट है। ओडीआई और टेस्ट मैचेस कम ही खेले जा रहे हैं, लोग पसंद भी नहीं कर रहे। बहुत सारे लोग बैट्स जो क्रिकेटर्स हैं वो दुनिया भर में T20 खेलने के लिए अपने अपने बोर्ड्स को बोल रहे हैं कि हमें टेस्ट नहीं खेलना, हमें ओडीआई नहीं खेलना। तो बहुत सारे लोग वहां से रिटायरमेंट लेके मैचेस खेल रहे हैं। ठीक है, पाकिस्तान का एग्जाम्पल है हारिस रऊफ। ठीक है, उसको भेज रहे हैं खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच, वो बोलता है मुझे नहीं खेलना, मुझे T20 खेलना है। ठीक है, तो बिग बैश पैसे मिलते हैं। ठीक है, यस यस काव्यानी, कनेरू हम्पी इंडिया की पहली फीमेल ग्रैंड मास्टर है। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, तो करेक्ट आंसर गाइस क्या था इसका? ऋतुराज गायकवाड़। ओके, ऋतुराज गायकवाड़ वाज आल्सो
T20 में जो एशियन गेम्स हुए थे उसका कैप्टन भी भाई था हमारा, ठीक है। तो गोल्ड मेडल अभी जो हुए थे, आई थिंक 2 3 महीने पहले जो एशियन गेम्स हुए थे, उसमें क्रिकेट भी इंक्लूड किया था, T20 फॉर्मेट वाला। उसमें ऋतुराज गायकवाड़ वाज द कैप्टन ऑफ द इंडियन टीम विच वन द गोल्ड मेडल, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन फॉर यू। नंबर 17 पे आते हैं, आरोग्य मैत्री एड क्यूब दुनिया का पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल है पूरे की पूरी दुनिया का, और अच्छी बात है इंडिया में, ये इंडिया में खुला है। आपको बताना है कहाँ पे, नोएडा, गुरुग्राम, बेंगलुरु या पुणे, ठीक है। जब तक आप लोग आंसर देते बता रहा हूँ। पोर्टेबल का मतलब क्या होता है, उठा के कहीं भी लगा दो, कहीं भी ले जाओ, कहीं भी उठा के लगाओगे। तो आपने वो देखा है लेगो, मेरे को पता होगा, लेगो जो ज्वाइन कर करके चीजें बना देते हैं, ये लेगो फॉर्मेट वाला ही है। एक एक क्यूब जो है वो 20 किलो से ज्यादा नहीं होती, 20 केजीज की एक एक क्यूब, मतलब एक सेट होता है। तो वो उसको जोड़ जोड़ के वो लोग चीजें बनाते हैं। और ये हॉस्पिटल कम से कम 100 लोगों को ट्रीट कर सकता है एक टाइम पे। और इसमें जितने भी बर्न और हेड इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, चेस्ट इंजरी, इन सब के पेशेंट्स को देख सकते हैं, ठीक है। और ये शुरू हुआ है इंडिया में। आपने बताना है कौन सा है, या नोएडा है, बेंगलुरु है, गुरुग्राम है, या पुणे है। तो इनमें से कौन सा वाला है, वो आपने बताना है। ठीक है, तो आंसर्स तो सही आ रहे हैं, बढ़िया आंसर आ रहे हैं। मेजरली मेजरली करेक्ट है सबका, मेजर जो हमेशा ही होता ही है, ज्यादा बच्चे सही आंसर देते हैं। या तो आप बहुत पढ़ रहे हो या तो आपका टीचर बहुत अच्छा है, दोनों में से एक तो है, या दोनों भी हो सकती है। तो आरोग्य मैत्री एड क्यूब दुनिया का पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल है, और वो खुला है आपके गुरुग्राम में, हमारे गुरुग्राम में, हरियाणा में खुला है। और बी पार्ट बिल्कुल सही है, तो जैसे मैंने बताया, ठीक है। 100 बंदे एक टाइम पे हो सकते हैं, और पोर्टेबल है तो उठा के आप चेंज कर कहीं भी लगा दो। जो पोर्टेबल हॉस्पिटल है, ये काफी इफेक्टिव होते हैं, ठीक है, क्योंकि कहीं भी आप इनको लेके जा सकते हो, दैट वे इट बिकम्स, ठीक है। तो आप हाँ, हर्षित कह रहे टीचर भी अच्छे हैं प्लस अपनी मेहनत भी है, यस, दोनों सही बात है, बिल्कुल सही बात है, दोनों बिल्कुल सही बात है। और दोनों से ही बात बनती है। नंबर 18 पे आते हैं गाइस। ऑल राइट, तो टाइम एथलीट ऑफ द ईयर, टाइम एथलीट ऑफ द ईयर ये किसको दिया? देखो सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, कोई लेफ्ट राइट नहीं है, सीधा आंसर पूछा है। टाइम एथलीट ऑफ द ईयर भाई किसको दिया गया है? और विराट कोहली, रोनाल्डो, मेसी या जोकोविच, तो इनमें से कौन है, आपने बताना है। तनिष, गुंतास, तान्या, लेनोवो, राघव, हर्मिता, हर्षित, अंजलि, सबके आंसर आई थिंक अच्छा आसपास के हैं। ओके, मैं आपको हिंट देता हूँ, फुटबॉल से बंदा है, फुटबॉल से है, या तो बी या तो सी है, दोनों में से एक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर आप लोगों ने लगाया है, करेक्ट आंसर लगाया आप लोगों ने। मेजर ने दिया है, मेजरली बंदों ने दिया लायनल मेसी, तो सी पार्ट बिल्कुल सही है। लायनल मेसी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, लायनल मेसी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। अच्छा, मेहल, मेहल आप मेरे से पूछ रहे थे ना 15th का क्वेश्चन, आप ही थे ना 15th का मेरे से जो पूछ रहे थे? तो एक बार अगर मेहल पूछ रही है 15th, हाँ, तो मेहल मैं आपको क्विकली दिखा देता हूँ 15 वाला, ताकि आप एक बार देख लो फटाफट। हाँ, ये वाला था, प्रगनंदा वाला, ठीक है। तो प्रगनंदा वाला क्वेश्चन था जिसका आंसर था विशाली रमेश बाबू। आई होप इट इज क्लियर टू यू नाउ, ठीक है, ओके। ओके, चलो हम जो हम कर रहे थे आगे बढ़ते हैं क्विकली। ओके, ओके, सो ये वाला हो गया था नंबर 19। ऑल राइट गाइस, अब इसका जो क्वेश्चन है वो ये पूछ रहे हैं, डैश हैज बिकम इंडिया फर्स्ट वुमेन मेडिकल ऑफिसर है सियाचिन। सियाचिन के बारे में सबको पता है, ये ठंडा इलाकों में है, बर्फ से भरी हुई जगह है। और सियाचिन के बारे में एक बात मैं आपको बता दूं, इट इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट बैटल ग्राउंड, दुनिया का सबसे ऊंचा बैटल ग्राउंड है। यहाँ पे लड़ाइयां होती है, ऑल्टीट्यूड के मामले में सबसे ऊंचाई पे है ये। और आपको मालूम है जितना ऊंचा जाओगे आप उतना ठंड बढ़ती जाती है, ठीक है। और हिमालयस में वैसे ही है। तो एक्सट्रीम वेदर है भैया, एक्सट्रीम वेदर है वहां पे। और मेडिकल ऑफिसर पहली बार वहां पे एक पोस्ट की गई है, और वो आपको बताना है कि कौन वहां पे पोस्टेड है। कैप्टन प्रतिभा धामी, कैप्टन माधुरी कुलकर्णी, कैप्टन अवनी चतुर्वेदी, या कैप्टन गीतिका कौल, तो कौन है वो आपने बताना है, इनमें से कौन है।
हाँ हर्षित, बहुत बढ़िया। पहला मोबाइल, एक बार क्वेश्चन हमने किया था, सियाचिन ग्लेशियर में पहला मोबाइल टावर भी लगा है हमारा, करेक्ट है। और किसने लगाया था वो हर्षित, किसने लगाया था वो? ये भी हमारे पहले वाले क्वेश्चन में से है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कैप्टन गीतिका कॉल। कैप्टन गीतिका कॉल इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, लेट मी सी एक और है या नहीं है। हाँ ओके। लास्ट क्वेश्चन गाइज, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। पहला प्रेसिडेंट उत्तर प्रदेश से कौन बने हैं इंडिया के? उत्तर प्रदेश से इंडिया के कितने प्रेसिडेंट बने? आपसे पूछ रहे हैं, एक ही बना हुआ है, तो पहला कौन है वो? हु इज द फर्स्ट? अभी तक एक ही बने हैं यूपी से प्रेसिडेंट। हु इज द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम उत्तर प्रदेश टू बिकम प्रेसिडेंट? तो यूपी से कौन बने हैं प्रेसिडेंट? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रामनाथ कोविंद जी, के आर नारायण या नन? ठीक है, इनमें से कौन आपसे पूछ रहे हैं? ओके ओके ओके। आई थिंक आपकी इंग्लिश वाली बुक में एक चैप्टर भी होगा कोई, मुझे जो याद आ रहा है, जिसमें ए ऑप्शन के बारे में थोड़ा जिक्र है, वो गांधीयन पार्ट से कुछ रिलेटेड है। ठीक है, इंडिगो मूवमेंट वाला, हाँ। तो इंडिगो मूवमेंट में राम प्रसाद, सॉरी राजेंद्र प्रसाद जी का भी जिक्र है, वो बाद में जाके प्रेसिडेंट बने थे। ठीक है गाइस, तो बता दूं मैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी तो बिहार से थे, सी के आर नारायण जी तो हमारे केरला से थे, और रामनाथ कोविंद जो हैं वो उत्तर प्रदेश से हैं, यूपी से हैं। एंड ही इज द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम यूपी टू बिकम द प्रेसिडेंट। ही इज द फर्स्ट पर्सन टू फ्रॉम यूपी टू बिकम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ऑलराइट। तो यहाँ पे हमारी क्लास आज खत्म करते हैं। बढ़िया, मजा आया? मुझे बताओ, मजा आया और समझ में आया? ठीक है, और इंटरेस्टिंग लगा? अगर लगा तो फटाफट एक बार बोल दो यस 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 यस। बहुत बढ़िया पलक, इशिता, समृद्धि, वेरी नाइस मेल, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ठीक है, तो अच्छा आप लोग आते हो, ठीक है। इवन दो आपके टेस्ट चल रहे हैं, पर बहुत अच्छा करते हो आप लोग कि 1 घंटा निकाल लेते हो, वो भी हफ्ते का 1 घंटा मांग रहे हो, उससे ऊपर तो नहीं मांग रहे हम लोग, पूरे हफ्ते का। तो हफ्ते में 1 घंटा जी का बनता है, और यही एटीट्यूड बना के रखना। थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, मेन एग्जाम तक आपके बहुत सारा एक एक सेट बन जाएगा आपको। तो आप क्या करोगे, फटाफट रिवाइज करोगे, बाकी बच्चे बेचारे स्ट्रगल करेंगे, पर आप आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, तो मैं चाहता हूं आप लोग आगे रहो, और जीके में इतनी ही हम रिस्पेक्ट देंगे, जीके को इतना ही काम करेंगे, बस बीच में थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे। अगर ये करोगे नहीं ना, तो बाद में वो हैवी पड़ जाएगा, तो वो मैं नहीं चाहता। बाद का टाइम शुड बी फॉर योर मैथ्स, फॉर योर एलआर, फॉर इंग्लिश, उसके लिए रखो। जीके साथ 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 करते रहेंगे, आप पे बिल्कुल प्रेशर आने नहीं देंगे हम। ठीक है, आप एकदम बिल्कुल आराम से कर लोगे। ऑलराइट, चलो गाइज रैप अप करते हैं यहाँ पे। सो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीक। ठीक है, एंड जो भी एलेट के लिए बच्चे जा रहे हैं, ऑल द बेस्ट गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट। एंड लास्ट पीस ऑफ एडवाइस, एलेट के क्वेश्चन है आईएमएस की, का यूट्यूब चैनल है, उस पर चले जाओ, टॉप 100 क्वेश्चन दिए हुए हैं, फटाफट कर लेना। ठीक है, एंड एलेट के एक दिन पहले आराम करना, दिमाग में ज्यादा प्रेशर मत डालना। पलक ने देख लिया, पलक गुड वन। ठीक है, चलो मिलते हैं गाइस, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट फ्राइडे को अगेन विद सम न्यू क्वेश्चंस। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।